वेलकम बैक फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th चैप्टर 2 अध्याय सेकंड गति मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि विराम और ये गति है क्या। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स विराम और विराम अवस्था क्या है। कब समझेंगे कि फ्रेंड्स कोई वस्तु विराम चीज़ में है, ओके, विराम में है। नाउ फ्रेंड्स हैव अ लुक। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष या किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष या अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, तब उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। एकदम सिंपल एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स एक 3 विकेट है, ओके। ये विकेट है, स्टंप है, और स्टंप के पीछे यहाँ पर एक एम्पायर होता है, ओके। और यहाँ पर बैटिंग करने के लिए होते हैं बैट्समैन और बॉलिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस स्टंप के सापेक्ष, स्टंप को एक बिंदु अगर मान ले, इस स्टंप के सापेक्ष जो एम्पायर साहब होते हैं, एम्पायर वो क्या होते हैं, विराम में होते हैं। क्योंकि समय तो बदल रहा है, बट क्या ये एम्पायर हमेशा विराम में होते हैं इस विकेट के सापेक्ष। उसी तरह फ्रेंड्स इस विकेट के सापेक्ष जब बॉलर बॉलिंग करता है तो बॉलर क्या होता है, इस विकेट के सापेक्ष दौड़ता है, डैट मीन्स मोशन में आ जाता है। और बैट्समैन भी विकेट के सापेक्ष गति में आ जाते हैं, क्योंकि बैट्समैन रन लेने के लिए वो दौड़ता है। बट इस विकेट के सापेक्ष एम्पायर एज इट इज़ वहीं खड़ा रहता है, इसलिए एम्पायर को कहेंगे इस विकेट के सापेक्ष वो विराम में है। इसलिए यहाँ पर एम्पायर विकेट के सापेक्ष क्या है फ्रेंड्स, विराम अवस्था में है, ओके। क्योंकि समय बदल रही है लेकिन इसकी अवस्था, इसकी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं हो रही है इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु अगर हम इसे मान लें सपोज, या किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तब हम कहेंगे फ्रेंड्स क्या, कि वो विराम की स्थिति में है। सिमिलरली फ्रेंड्स इसका जस्ट अपोजिट गति की अगर बात करें, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु या किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है, तो उस वस्तु को गति में समझा जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया है, विकेट के सापेक्ष तो जो एम्पायर है वो रेस्ट में है, विराम में है। लेकिन जो बॉलर और जो रनर है फ्रेंड्स, बॉलर और जो बैटिंग करता है, तो बॉलर क्या है, विकेट के सापेक्ष, इस पॉइंट के सापेक्ष, विकेट के सापेक्ष वो मोशन में है, और बैट्समैन भी क्या है, मोशन में है, ओके। तो यहाँ पर ये मोशन में कहेंगे कि विकेट के सापेक्ष वो मोशन में है, ओके। सिमिलरली फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स ट्रेन पे जब आप सफ़र करते हैं, जब हम ट्रेन पे सफ़र करते हैं, ओके, तो ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो वहाँ जब ट्रेन से विंडो से बाहर जब किसी वस्तु को देखते हैं या किसी आदमी को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी भी मोशन में है, ओके, पीछे की ओर दौड़ता है। तो हमेशा सापेक्ष या अपेक्षा, मोशन हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, ये विराम अवस्था, विराम या मोशन क्या होगा, हमेशा उसके सापेक्ष या किसी अदर वस्तु के सापेक्ष रहेंगे, ओके। जिसे ध्यान भी ये रहना चाहिए कि विराम तथा जो गति होती है फ्रेंड्स कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती है, बल्कि हमेशा सापेक्ष होगी, किसी वस्तु के सापेक्ष, ओके। जैसे कि फ्रेंड्स अभी पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी ऑलरेडी मोशन में है, क्योंकि जब पृथ्वी के बाहर से जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पृथ्वी क्या है, मोशन है, ठीक है। तो बाहर वाले बंदे के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी के बाहर है वो क्या है, वो पृथ्वी उसके सापेक्ष मोशन पे है, ओके। लेकिन हम लोग का सापेक्ष है वो रेस्ट में है एक्चुअली, ओके, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के अंदर हैं। अगर किसी चलती हुई भी रेल के डब्बे को अगर एक उदाहरण के रूप में अगर लें, इसमें से जो डब्बे में एक ही सीट पर बैठे बहुत सारे यात्रीगण, ओके फ्रेंड्स, जैसे कभी कभी दोस्त भी बैठते हैं तो एक ही सीट पर बैठे बहुत सारे यात्रीगण, सापेक्ष क्या होती है, उसकी स्थिति के समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो जो सीट पे बैठे क्या है, वो रेस्ट में वैसे रहते हैं। लेकिन जो ट्रेन तो चल रहा है, अगर ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन चल रहा है तो उसके अंदर जो बंदे जो भी बैठे हैं वो भी क्या होगा, मोशन में रहेंगे, ओके। लेकिन एक ही सीट पर एक बंदे के सापेक्ष दूसरे बंदे, एक आदमी के सापेक्ष दूसरा आदमी क्या है,
विराम अवस्था में यानी विराम में है। तो इस सीट के सापेक्ष एक आदमी के सापेक्ष या फिर सीट के सापेक्ष वो आदमी क्या है, विराम अवस्था में है सीट के अंदर। ओके, तो हम कह सकते हैं उस आदमी की स्थिति क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, लेकिन रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म की अपेक्षा जो स्थिति है फ्रेंड्स वो क्या है, समय के साथ बदल रही है, बदलती है। ओके, परिवर्तन होता है, अतः प्लेटफॉर्म की अपेक्षा या सापेक्ष क्या है, गति में है। ओके, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष क्या है, गति में है। क्योंकि ट्रेन से आप जब भी ट्रेन से अगर बाहर झांक की ओर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ट्रेन तो मोशन में कर रहा है, लेकिन ट्रेन के अंदर सीट पे बैठे यात्री एक यात्री के सापेक्ष दूसरे यात्री रेस्ट में है, या उस सीट के सापेक्ष यात्री क्या है, रेस्ट में है। तो हमेशा जब रेस्ट और मोशन की बात करेंगे फ्रेंड्स तो हमेशा सापेक्ष होगा, निरपेक्ष नहीं होगा। ओके, इस पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मोशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन। इन डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मोशंस होते हैं जो हम लोग इसे देखते हैं और खुद उस मोशन को फील करते हैं और करते हैं। ओके, तो यहाँ से फ्रेंड्स एक कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला कि यह स्पष्ट होता है कि विराम तथा गति दोनों ही क्या है, रिलेटिव है, दोनों ही अपेक्षिक है, एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, निरपेक्ष अपेक्षिक है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई बाहर व्यक्ति, जैसे कि आप गाड़ी पे चल रहे हो, ओके, गाड़ी पे आप तो चल रहे हैं आगे, ओके, कोई आदमी अंदर है, ओके, और एक आदमी बाहर है, ये गाड़ी आगे की ओर चल रही है, इस आदमी के सापेक्ष ये क्या है, मोशन में है, और इसके सापेक्ष इस गाड़ी के अंदर ये क्या है, ये मोशन में, जबकि ये तो रेस्ट में है। क्योंकि ये गाड़ी चल रही है, तो जब गाड़ी गति में है तो इसके अंदर बैठे यात्री भी गति में है। इसके अकॉर्डिंग, बाहर बैठे आदमी के अकॉर्डिंग इसके सापेक्ष ये पूरी गाड़ी क्या है, मोशन में है, और साथ ही साथ गाड़ी में बैठे तमाम यात्रीगण भी मोशन में है। तो हमेशा फ्रेंड्स जो गति जो होगी या फिर विराम होगी वो हमेशा अपेक्षिक होगी, रिलेटिव होगी, सापेक्ष होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं गति के विभिन्न प्रकार। गति के प्रकार कहेंगे फ्रेंड इंग्लिश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन पहले देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट यहाँ पे एक हिंदी में सरल रैखिक गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। ओके, लीनियर मोशन, LINEAR, लीनियर मोशन, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, अगर सपोज कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन, डेट मीन्स कहेंगे फ्रेंड्स वो व्यक्ति क्या है, वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो कहेंगे सरल रैखिक गति कर रहा हो। ओके, वो सिंपल है। दूसरा फ्रेंड्स देखेंगे, दूसरा की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, वृत्तीय गति, जब कोई बंदा, जब कोई वस्तु, वृत्तीय गति पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स, वृत्तीय, एक्चुअली वृत्तीय गति है क्या, देखिए इंग्लिश में सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। अगर इसको टर्म अगर सही से देखें, वृत्त, जब कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिशील हो, जैसे ये वृत्त है, सपोज फ्रेंड्स ये कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ओके, ये वृत्तीय गति पे गतिशील है, चल रहा हो, तो हम कहेंगे ऐसे गति को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वृत्तीय गति कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the circular path, that's called the circular motion. Okay, now see the next point. On the next point, दोलन गति, थर्ड नंबर, दोलन गति। दोलन गति को फ्रेंड्स इंग्लिश में लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु
के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती हैं तब उसे कहेंगे फ्रेंड्स दोलन गति। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, आपने वॉच देखा होगा, दीवार वॉच में एक पेंडुलम लटकी होती है फ्रेंड्स यहाँ, ओके। ये एक निश्चित ऊंचाई पर जाती है, फिर वापस लौट जाती है, फिर इधर जाती है निश्चित ऊंचाई पे, फिर वापस लौट जाती है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दोलन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई पे जाकर फिर वापस आती है, ओके, लेफ्ट राइट, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, तो ऐसी गति को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दीवार घड़ी में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि एक पेंडुलम की जैसे लटकी हुई चीज़ है जो ऊपर की एक निश्चित गति पे ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ओके। तो ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। फिर से फ्रेंड्स, अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती हैं तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। नाउ फ्रेंड्स 4 नंबर, अगर 4 नंबर की बात करूं, 4 नंबर आवर्त गति। आवर्त गति को इंग्लिश में फ्रेंड्स पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? अगर कोई वस्तु अपने गति के क्रम में किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समय अंतराल पर बार बार दोहराती है तब उसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक खास पीरियड में, जैसे एग्जांपल दोलन गति देख लिए फ्रेंड्स, ये गति यहाँ से, ये दोलन यहाँ पर लटकी, यहाँ से इधर एक निश्चित ऊंचाई पे जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इस तरह जाती है, ओके। बार बार किसी खास टाइम ऑफ द पीरियड पे बार बार इस गति को बार बार जब दोहराती हैं, ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती है, ओके। ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। यहाँ से दोलन फ्रेंड्स, ये किसी निश्चित हाइट पे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इधर गई ऊपर, फिर नीचे आई, ये कहते हैं वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे गति को क्या कहते हैं? ये पीरियोडिक मोशन है। किसी खास टाइम ऑफ पीरियड पे एक निश्चित बिंदु पे जाकर फिर वापस आना, फिर इधर ऊपर जाकर फिर इधर नीचे आना, इसे कहते हैं आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड्स, गति का वर्णन, हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन, ओके। गति का वर्णन करना, गति का वर्णन, हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। टू डिस्क्राइब मोशन। नाउ फ्रेंड्स, गति का वर्णन करने के लिए फ्रेंड्स मुझे कुछ मुख्य बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य बिंदुओं का होना आवश्यक है। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं निश्चित बिंदु का होना, निश्चित बिंदु, गतिपथ जिस पे वस्तु चल रही हो उसका होना आवश्यक है। गति की दिशा, किधर वस्तु चल रही हो, गति की दिशा, और दूरी, विस्थापन, आदि, त्वरण, एटसेट्रा एटसेट्रा, वेग आदि, ओके। हमें इन पदों को समझना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स। तो 1 बाय 1 पहले समझते हैं। पहले समझेंगे फ्रेंड्स किसी वस्तु की स्थिति को कैसे निर्धारित करेंगे, ओके। किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करना, किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करना।
ओके, दैट मीन्स टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड, किसी वस्तु की गति को यानी पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए, वर्णन करने के लिए दो चीज़ों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पहली, एक वस्तु की स्थिति का पता, दूसरा दिशा। पहली फ्रेंड्स, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स वस्तु की दिशा, सॉरी, वस्तु की दिशा। किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स, वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एंड पोजीशन दोनों दर्शाने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, दर्शाने के लिए, पहले इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। दर्शाने के लिए फ्रेंड्स मुझे आना होगा दो पॉइंट्स पे। सबसे पहले कार्टेशियन एक्सिस मेथड। ओके, चूँकि हाउ टू नो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो सेम पॉइंट है। पहले फ्रेंड्स इसमें एक नंबर पे अगर मैं बात करूं, कार्तीय, इसको कहते हैं हिंदी में कार्तीय अक्ष विधि, हिंदी थोड़ी टफ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस मेथड, कार्टेशियन एक्सिस मेथड। नो फ्रेंड्स, कार्टेशियन एक्सिस मेथड एक्चुअली है क्या फ्रेंड्स, इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइन्स है। दिस इज द लाइन एंड नाउ द अनदर परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन वन इज vertical line and another is perpendicular, another is horizontal line perpendicular at the vertical. Okay, that is called the mutually perpendicular. Okay, यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स एक्सिस नाम, इसके अपोजिशन एक्स डैश, ये ऊपर वाई एक्सिस, ये वाई डैश। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में तो पढ़ा होगा। दिस इज क्योंकि फ्रेंड्स जो फिजिक्स है वो लगभग मैथ्स पे भी डिपेंड करता है, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें मैथ्स पे डिपेंड करती हैं। तो मैथ्स अगर आपके थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग है तो बहुत इजी सिंपल है। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन का, क्योंकि मुझे किसी वस्तु की स्थिति जानने के लिए कहाँ से आप मेजरमेंट करते हैं, ये ओरिजिन मैंने ले लिया ओ। ओके, इसी के ओ एक्स को इनिशियल लाइन भी कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, निश्चित बिंदु, या इसको कह सकते हैं निश्चित बिंदु भी कह सकते हैं, इसको मूल बिंदु भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं मूल बिंदु, या फिर इनिशियल पॉइंट, या फिर कोई निश्चित बिंदु कह सकते हैं। ओके, अब यहाँ फ्रेंड्स एकदम वेरी सिंपल है। ये रेफरेंस पॉइंट भी इसे यहाँ पे लिया जा सकता है, निश्चित बिंदु के यहाँ पे रेफरेंस मानते हैं। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है। यहाँ से इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कितनी है। ओके, इस पॉइंट का कार्टेशियन इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सपोज ये एक्स है, वाई है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये फ्रेंड्स क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज ये वाई, ये एक्स है, सॉरी दिस इज ये वाई एंड एक्स। फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है फ्रेंड्स वो एक्स का होता है, जो एक्स मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू दैट पॉइंट, वाई एक्सिस फ्रॉम दैट पॉइंट, और ये जो y है फ्रेंड्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ऑन द x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ओके, नाउ तो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। वैसे क्वेश्चन में हम लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। ओके, मूल बिंदु से दाईं ओर जो हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स को लेते हैं, x एक्सिस जो धनात्मक होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे मैंने एक्सिस ये ड्रॉ कर दिया फ्रेंड्स। ओके, हैव ए लुक, ये मूल बिंदु से दाएं तरफ क्या होता है, धनात्मक। इधर फ्रेंड्स ऋणात्मक होता है, इसको नेगेटिव शॉर्ट में लिख सकते हैं, पॉजिटिव। इधर भी अप में भी क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव होगा। ओके, वाई एक्सिस की तरफ इधर क्या होगा, पॉजिटिव।
एक्स डैश है, ये एक्स है, और वाई डैश की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, निगेटिव। ओके, नाउ सी एंड द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स जो दूसरी पॉइंट है वो है फ्रेंड्स वस्तु की डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष विधि, कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस मेथड। भौगोलिक जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, वस्तु किस डायरेक्शन पे जा रही है इसका पता होना बहुत आवश्यक है। ओके, एक निश्चित बिंदु का भी होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ फ्रेंड्स लेफ्ट में इसको कंसिडर किया, इधर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, दक्षिण, उत्तर, पूर्व एंड पश्चिम। ओके, वेरी सिंपल है। नो फ्रेंड्स, इसी को अगर हम एक्स वाई प्लेन अगर मान लें, दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर सपोज वो है। अगर कोई वस्तु सपोज फ्रेंड्स यहाँ पर है, ओके, कोई वस्तु यहाँ पे तो खड़ा है। ओके, यहाँ फ्रेंड्स मान लेते दिस इज़ 1 मीटर, दिस इज़ 2 मीटर और ये 3 मीटर। तो हम फ्रेंड्स कह सकते हैं इधर क्या है फ्रेंड्स, पूरब है। ये वस्तु जो है वो ओरिजिन से यानी निश्चित बिंदु से पूरब की तरफ 3 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, उसी तरीके से फ्रेंड्स सिमिलरली अगर यहाँ से मैं मान लूँ, सपोज यहाँ सपोज ये 2 है, अगर यहाँ पे कोई वस्तु होता तो हम कहेंगे इस निश्चित बिंदु से, क्योंकि हमें इनिशियल पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, निश्चित बिंदु होना जरूरी है, तब ना आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम कहाँ से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से मेजरमेंट करना, यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है। डैट मीन्स किसी एक पॉइंट को बेसिक लेना ज़रूरी है, रेफरेंस पॉइंट मानना बहुत ज़रूरी है। इस रेफरेंस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है यहाँ से निश्चित बिंदु से कितनी 2 मीटर की दूरी पे है। किस डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में निश्चित बिंदु से 2 मीटर की दूरी पे है। सिमिलरली फ्रेंड्स इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सपोज फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कोई वस्तु हो सपोज, ओके, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब देखेंगे, इसको पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये उत्तर की तरफ है, इस तरह से ऐसे मैच कर सकते हैं, सिंपल। तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं जैसे सपोज ये 3 है मीटर, तो यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है, ये जो वस्तु जो है इस पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है, इसके एक्चुअली पोजीशन क्या है कि ये निश्चित बिंदु यानी ओरिजिन से पूरब की तरफ ये 2.5 इसके बीच है, तो लगभग 2.5 मीटर, और नॉर्थ से यानी उत्तर से यहाँ से यानी 3 मीटर, उत्तर से फ्रेंड्स 3 मीटर की दूरी पे स्थित है। ओके, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फ्रेंड्स, पहले y कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2.5 और ये 3, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, इसी तरह क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यानी फिजिकल सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में स्टडी करेंगे। तो देन हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।